ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार लोकतंत्र में हम चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, जो उम्मीदों पर पानी फिरा है उत्तर प्रदेश की जनता का। ना ही बिहार, ना ही पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य को एक भी शहर पहले फेज की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और जाहिर तौर पर बीजेपी की क्या रणनीति है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, या फिर इनमें से एक भी शहर इस लायक नहीं है कि उसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए। केंद्र सरकार वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। इतनी बुरी हालत है इन शहरों की कि इन्हें स्मार्ट सिटी में तब्दील नहीं किया जा सकता। हम यही चर्चा कर रहे हैं और लखनऊ स्टूडियो का फिर से रुख कर लेते हैं। आईपी सिंह जी कह रहे थे कि अगर लोकल बॉडीज बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं और जहां पर बीजेपी के ही ज्यादातर मेयर्स हैं तो उनके पावर को सीज किया गया है। सीवी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीवी पांडे जी, क्या ये सच है? क्योंकि बीते दिनों हमने ये चीज देखी भी है कि राज्य सरकार ने कटौतियां की अधिकारों में। आईपी सिंह जी ने जो ये पॉइंट रखा है, क्या इस वजह से भी हालात बदतर हैं और इसकी सजा मिली है? यूपी की जनता पिस रही है राज्य सरकार और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं न कहीं से हमारा जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की अवधारणा थी, जिसमें हमने संविधान में संशोधन किया, नगरीय निकायों को मजबूत करने की बात थी, आम जनता को यहाँ के नीति निर्माण में भागीदारी करने की बात थी, टैक्सेशन में उनका हिस्सेदारी बढ़ने की बात थी, ये सारे विषय थे। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए कि यहाँ पे बड़े जो नगर निगम है वहाँ बीजेपी के मेयर काफी दिनों से चुने जा रहे हैं और यहाँ पे सरकारें अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की रही हैं। तो अमूमन जो राजनीति में होता है कि वो कंट्राडिक्शन रहता है, क्योंकि अगर नगर निगमों में मेयर सशक्त होगा तो श्रेय भी उसको मिलेगी और उसका प्रभाव आगे विधानसभा लोकसभा चुनाव पर भी जाता है। तो इस दृष्टि से उसमें राजनीति की भी बात कहीं न कहीं आती है। लेकिन प्रथम दृष्टया हम देखेंगे कि मेयर की शक्तियों को लेकर पिछले दिनों कटौतियां की गई, बार बार की जाती रही। ये समझ में नहीं आता कि जब हम राजनीति में बैठे लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे तो हम किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं। आईपी सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता संप्रभु है तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आईपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? किस कदर मेयर्स को कमजोर किया गया है? भागीदारी नीति निर्माण में हो। और इसका बेहतर जवाब कांग्रेस और श्री उत्कर्ष जी दे सकते हैं। नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी उनके रिएक्शन के लिए। इस बात पर वो अपना पक्ष रखेंगे। आप बताइए कि क्यों आप मानते हैं कि मेयर्स मैं सफिशिएंट, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया है। जी चलिए, उत्कर्ष जी सफिशिएंट वो बोल चुके हैं कि मेयर्स को पावर ही नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ पर भी कहीं पर भी बीजेपी की कमी नहीं है। जो ग्राउंड वर्क करना चाहिए, अगर उसमें भी कमी है तो उसके लिए भी राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। तो यानी कि स्मार्ट सिटी में अगर यूपी के शहर नहीं है तो इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग बतौर पत्रकार एक चीज जरूर हम बात कर रहे थे अभी सबसे यहाँ पर, और वो बात है कि निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा मेयर और या दूसरे स्थानीय निकायों के प्रमुखों का अधिकार रोका गया, उसको कम किया गया, और जिसकी वजह से वो जो काम कर सकते थे वो स्वतंत्रता उनको नहीं मिली। लेकिन इसके साथ एक सवाल और खड़ा हो रहा था। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जब भी जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तमाम मुद्दों के ऊपर आंदोलनरत रहती है और तमाम मुद्दों के ऊपर वो अपना अधिकार सुनिश्चित कराने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के भीतर देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, कल हो सकता है दूसरी पार्टी के मेयर हो, यहाँ पे पार्टी का इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर 13 में से अगर 12 भारतीय जनता पार्टी के हैं मेयर तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक रिप्रेजेंटेशन जरूर सारे मेयर्स ने दिया था राजभवन में जाकर के राज्यपाल को, लेकिन उसके बाद कोई एक बड़ा इशू नहीं बन पाया। ये लीगल फील्ड में नहीं गया, ये अदालतों में नहीं गया, ये चुनौती नहीं दी गई। और तो फिर एक ऐसा आभास होता है कि शायद अगर आप हमारे अधिकारों पे कटौती कर रहे हैं और हम उसको एक शांत भाव से स्वीकार भी कर रहे हैं, राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा नहीं होती है, और खासतौर से बड़े राजनीतिक दलों से अधिकारों के लिए लड़ना और अधिकारों के लिए जनता को जागरूक करना, ये उनका काम है। और ये सभी दलों की जिम्मेदारी नहीं है जी। यहाँ पे एक बड़े वोटरों की तादाद है जी, सभी दलों की जिम्मेदारी, लेकिन किसी ने नहीं किया। दुर्भाग्य से जो है सत्ता में उसने भी नहीं किया और जो दूसरे विपक्ष है उन्होंने भी नहीं किया। अरुण प्रकाश जी, आप खुश होंगे अगर उत्तर प्रदेश भुगत रहा है तो ये भी इस दलीय लोकतंत्र के भीतर इन्हीं राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनेगी कि उनकी चुप्पी का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। बात है। अरुण दूसरी प्रकाश जी, बात, आप अब रह खुश गया होंगे। सवाल, मैं आती हूँ मंत्रालयों सर, मैं आती हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अरुण प्रकाश जी, आप जी, अब बतौर विपक्षी पार्टी, अगर लोकल बॉडी को क्रिटिसाइज करने की बात है तो वो आपने नहीं किया, अगर राज्य सरकारें सीज कर रही हैं पावर लोकल बॉडीज की तो उसका भी विरोध आपने नहीं किया। तो अगर आज स्मार्ट सिटी के लिस्ट में नहीं है एक भी शहर, तो आप राजनीतिक तौर पे आप उसे क्रिटिसाइज करेंगे कि केंद्र सरकार ने किसी को नहीं चुना और राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जहां अपनी जिम्मेदारी की बात आती है एक विपक्ष के तौर पे, आपको नहीं लगता सभी राजनीतिक दलों की खामी रही है इसमें कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है कि आखिर शहरों के विकास को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर लोकल बॉडीज या राज्य सरकार काम कर रही है या नहीं? अभिलाषा जी, 3 महत्वपूर्ण बातें हम इस पे कहना चाहते हैं। बात नंबर 1 कि चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, इनको अगर अधिकार देने का काम, इनको महत्वपूर्ण बनाने का काम, इनको विकास में ज्यादा भागीदारी और जिम्मेदारी का देने का काम हमने आदरणीय राजीव गांधी के नेतृत्व में संविधान का संशोधन किया और दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बेटे बेटियों से लेकर के और विकास की उनकी एक जिम्मेदारी दी। ये राज्य के दुर्भाग्य है हमारा कि उत्तर प्रदेश में हम राज्य के सरकारों में नहीं हैं और वो जिम्मेदारी हम नहीं निभा पा रहे हैं कि जो हमें ये यहाँ उसके 74वां संशोधन जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता सर, पार्टी मैंने जिम्मेदारी अलग तरीके से अधिकार निभाने की देने बात की थी कि अगर दूसरी आप बात सवाल उठाएं, आप विरोध प्रदर्शन करें, सवाल उठाएं, उन मसलों को लेकर आम जनता के बीच जाएं, तो ये बातें सिर्फ लिस्ट जारी होने के वक्त नहीं सामने आएगी, बल्कि हमेशा एक प्रेशर आप बिल्डअप कर सकते हैं राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर कि वो क्या काम कर रही है शहरों को लेकर। जी 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 अभिलाषा जी, उसी पे मेरा बात। अभी चाहे वो केंद्र की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, जब विकास की बात आई है, समय समय पे हम चलता सलाह और आंदोलन के तहत चलता हम उसको करना चाहते हैं। आज जब ये बात आई है वेंकैया नायडू जी के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से इस पे हम आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और मजबूर करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास के साथ धोखा न हो। दूसरी बात, इसमें एक और स्वार्थ हमें निहित दिखाई पड़ता है। 3 बातें हमें महत्वपूर्ण इसमें लगती हैं कि ये जो चुने गए हैं कहता 20 शहर, ये कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ये बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल्स हैं वो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उन देशों को जिम्मेदारी दी जाएगी इन स्मार्ट सिटी को बनाने की, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो हो सकता है कि अभी मोदी जी को कोई मल्टीनेशनल उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा, जो पूरे दुनिया में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए कोई दांव वो पैसा लगाने के लिए न तैयार हुआ हो और मोदी जी यहाँ पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसकी सहमति न बना पाए हो, इसलिए जो 20 क्षेत्र उनको मिले हैं जो कमर्शियल ढंग से बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, उन शहरों पे चलता है मल्टीनेशनल्स ने दांव लगाए हैं। ये भी एक इसमें कारण हो सकता है। लेकिन इसमें मैं लेकिन मोदी जी को भी कितना क्रिटिसाइज कीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी में अच्छी नहीं है, तो कहां से इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक सेकंड, मैं अभिलाषा जी, एक सेकंड, मैं एक सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने सांसद गोद योजना ली थी, हर सांसद एक गांव को विकास करने की योजना ली थी। आज मोदी जी को कल तो उत्तर प्रदेश के चाहे 2 शहर वो लेते, कम से कम भारत सरकार उन शहरों को अडॉप्ट करती। ठीक है, उनकी नगर निगम कोई काम नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश की सरकार फेलेवर रही, लेकिन 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिया है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश के 2 शहरों का लॉटरी निकाल करके गोद ले लेती कि ये भारत सरकार गोद ले रही है, उसके सिस्टम से, उसके माध्यम से ये डेवलपमेंट होगा। तो निश्चित रूप से हम कहते कि नहीं, भारतीय जनता सारे मानक फेल थे, लेकिन विशेष दर्जा दिया है उत्तर प्रदेश के जनता के इच्छा के, मर्यादाओं के अनुरूप काम किया है। और आपके कहने का मतलब है उम्मीदें हैं पीएम से। चलिए आईपी सिंह जी के पास चलते हैं। आईपी सिंह जी, बनारस और लखनऊ, चलिए इन्हीं 2 शहरों को हम लेते हैं। 2 बड़े सांसद हैं यहाँ से, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। जब जापान के पीएम को लेकर आने वाले थे पीएम, तो हमने देखा कि केंद्र की पूरी टीम पहुंच गई वहां। तो क्या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पीएम खुद वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे? और पहले ही फेज में अगर ये सौगात मिलती तो एक अलग ही बात होती, वो अपनापन जिसे वो कहते हैं कि बनारस से मेरा है, वो यहाँ पर उस पर मुहर लग जाती। मुझे जितना कुछ स्मार्ट सिटीज पे कहना था वो मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ कांग्रेस का ये जवाब दूंगा कि
सीएजी की रिपोर्ट में 12.5 लाख करोड़ का घपले घोटाले करने वाली और जीजा जी को लेके पूरे दुनिया में चर्चा में रहने वाली कांग्रेस इस मां बेटे की जो दो जनपद थे, अमेठी और रायबरेली, उस रायबरेली को भी स्मार्ट सिटी में यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिया। ये अपने 2 जिले नहीं डेवलप कर पाए, इतनी सी बात है। सर आपकी बात सही है, लेकिन जहां से वो हैं, जिन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और जो सपना वो दिखाते हैं, क्वेटे का सपना दिखाते हैं, आपको नहीं लगता कि फर्स्ट फेज से ही उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी? कम से कम इस लिस्ट में काशी का नाम तो होना ही चाहिए था। इस पर तो आप कुछ कहिए। नहीं, हमें जितना बोलना था हमने बोल दिया, बस हमें तो कांग्रेस ने कुछ बोला है उसका जवाब मैंने दिया है बस। यानी कि जो ये फैसला लिया गया है, हम यूपी के एक भी शहर को शामिल नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सही है। ये आपके सब प्रश्न हो सकते हैं, आप ही के जवाब हो सकते हैं। तो आईपी सिंह जी, आने वाले चुनाव में आपको नहीं लगता कि यूपी की जनता नाराज होगी, रूठेगी आपसे? पहले ही वादों का अंबार है और फिर स्मार्ट सिटी में एक भी शहर को शामिल नहीं करना, विपक्षी इसे बड़े तौर पर आपके अगेंस्ट आम जनता के बीच प्रचार करेंगे। मेरे साथ पैनल में और लोग भी हैं, उन लोगों से भी प्रश्न लीजिए। आदरणीय पांडे जी अच्छे प्रश्नों का आपके मेरे सवाल का आप आईपी सिंह जी एक कंक्लूडिंग कमेंट दे दीजिए। नाराजगी मत जाहिर कीजिए, यहाँ पर आपकी सत्ता है, इतने अप्रत्याशित जीत के साथ आप आए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद हैं, इसलिए सवालों के अंबार आपसे आज ज्यादा थे, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है। लेकिन रूठिए मत यहाँ पर पैनल में। बताइए मुझे कि क्या आम लोगों को आप समझा पाएंगे कि स्मार्ट सिटी आने वाले दिनों में चुना जाएगा यूपी से? इस बार नहीं चुना गया है तो विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? चलिए, आईपी सिंह जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। जाहिर तौर पे असहज सी स्थिति भी हो गई है कि यूपी के एक भी शहर का नाम इसमें शामिल नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका, कीमती वक्त आपने आईपी सिंह जी अपना दिया है। अरुण प्रकाश जी, आपके ऊपर भी आरोप है कि घपले घोटाले में आप लोगों ने कभी स्मार्ट सिटी जैसी योजना के बारे में नहीं सोचा और अब सवालों में बीजेपी को आप घेर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक जब केंद्र में आप रहे तो आपने भी कुछ नहीं किया है यूपी के शहरों के लिए। अभिलाषा जी, इन 67 सालों में जो कुछ किया है वो हम ही ने किया है जी। मैं जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। 15 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब स्मार्ट सिटी अभी फ्रांस के राष्ट्रपति को दिखाने की बात थी, मिस्टर ओलांद को, तो गुजरात का कोई शहर, अहमदाबाद, सूरत या कोई शहर नहीं नजर आता। वहां भी अगर कोई शहर दिखाया गया तो कांग्रेस के द्वारा डेवलपमेंट शहर, कांग्रेस के द्वारा डेवलपमेंट शहर, वो भी चंडीगढ़ को दिखाया जाता है। चंडीगढ़ के राष्ट्रपति को ले जाते हैं कि ये भारत ने आज के 50 साल पहले स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया है। अरुण जी, पीएम अपने साथ बनारस भी लेकर जाते हैं लोगों को, उनके नेता और को गाली बक चुके और अहमदाबाद भी लेकर जाते हैं। मेरी बात सुनिए, चंडीगढ़ क्यों ले जाया गया था ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। उसे कहिए ना, उसे डिबेट में कहिए आप क्यों ले जाया गया था। फ्रेंच आर्किटेक्चर से बना हुआ है रॉक गार्डन, उस वजह वो एक कनेक्शन है, फ्रेंच कनेक्शन है चंडीगढ़ का, उसकी वजह से ले जाया गया। इसको भी पॉलिटिकल कर रहे हैं आप, इसे भी पॉलिटिकल कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। उत्कर्ष जी और सीवी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, अब ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या आने वाले समय में या सेकेंड लिस्ट में मौका मिलेगा, अगर इन 5 यूपी के शहरों को शामिल किया जाएगा तो आप बताइएगा। अरुण जी ठीक है, आपने बात कह दी। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां खूब विकास हुआ है, चंडीगढ़ का नाम आगे आ गया। मैं उत्कर्ष जी आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या अब पूरे इलेक्शन को अगर हम देखें, यूपी इलेक्शन को, तो क्या ये मुद्दा बड़े तौर पर देखा जाएगा कि स्मार्ट सिटी में बीजेपी ने यूपी को नहीं शामिल किया? ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। देखिए, ये आज से ही जब दोपहर में ये सूची आई, उसके बाद से ही ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इसको माने ना माने, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। और इसीलिए जो बात पांडे जी भी कह रहे थे और जो मैं भी जिससे सहमत हूं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इसकी घोषणाएं होंगी, क्योंकि तब ये बताया जाएगा कि आज देखिए ये जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के बयान आए, इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आई। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की आई। जी।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रेस को सीधे सीधे ये कहा कि हम खुद इससे हतप्रभ जी। हैं और हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और अब ये होल्ड लेने की कोशिश आएगी। दो बातें हैं कि साहब हमारे रिक्वेस्ट पे विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को ध्यान दिया, जबकि उत्तर प्रदेश इस काबिल कोई शहर नहीं था जो पहले 20 में चुना जाता, लेकिन हमारे विशेष अनुरोध पर ये आया। दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव को देखिए, जब से ये स्मार्ट सिटी का मामला चला है, अखिलेश यादव ने एक लाइन ले रखी है। वो गाहे बेगाहे ये कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट गांवों की जरूरत है। और इसलिए अखिलेश यादव ने टाइम टू टाइम कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए, उसके लिए पायलट बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब ये स्मार्टनेस की लड़ाई होती है और इसमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों जनता का फायदा होता है, तो किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन इस लड़ाई के भीतर सिर्फ बयानबाजी हो जाए और ना स्मार्ट सिटी रह जाए और ना स्मार्ट विलेज रह जाए, तब पूरे उत्तर प्रदेश का नुकसान हो जाता है। फिर ये राजनीति नकारात्मक दिशा में बिल्कुल, ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है जिसमें नुकसान आम जनता का हो रहा है। ये अब पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक पॉइंट हो गया। बिल्कुल। सीबी पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि एक केंद्रीय योजना में उसके शहर का नाम ना आए। आपकी सोच चाहे जो भी हो प्लानिंग के तहत, लेकिन आप पहले ही कहते रहे हैं कि हमारे फंड में कटौती की गई है, केंद्र से जितना हमें फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नीति आयोग में ये बात साफ तौर पर सीएम ने रखी है। उसमें अगर आपके एक भी शहर को नहीं चुना गया है तो ये नुकसान भी तो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। देखिए, कहीं न कहीं से प्रथम दृष्टया तो ये है कि ये पैसा अगर अभी मिल जाता तो अभी इधर 2-3 महीने 4 महीने काम होते, वो पैसा फ्लो करता तो उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता, कुछ स्टेट की जीडीपी को भी एक जंप मिलता। ये तो सेटबैक है राज्य के लिए। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो मैंने सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी को नजदीक से देखा है काम करते हुए, तो काफी मेरिट पे काम करती है। और मैं मानता हूँ कि इनमें जो शहरों का चयन हुआ है वो मेरिट पर हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, भले ही बीजेपी के मेयर हों, लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सब भ्रष्ट अफसर तैनात है। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में नगर निगमों में और जो विकास की अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में तैनाती के लिए बड़े पैसे चलते हैं। और इसमें अफसरों का एक पूरा कैडर बना हुआ है जो पीसीएस में नौकरी में आते हैं, शुरू में तय कर लेते हैं मुझे नगर निगमों में काम करना है। तो ये भ्रष्ट अफसर केवल कमीशन खोरी में पारंगत है। और जो इस अर्बन मिनिस्ट्री के मंत्री है वो उनको अपने विभाग के काम से कोई मतलब नहीं है। वो जो फालतू की राजनीति में अपना सारा समय बर्बाद करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की भी विफलता है। और हम लोग तो एक नागरिक के रूप में दुखी हैं, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे थे कि वो पैसा आए तो कुछ भाई लखनऊ, जैसे लखनऊ में भी काम शुरू हो जाता, बनारस भी है। क्योंकि इसमें जो उत्तर प्रदेश के 13 शहर एक बड़ी खुशी की बात थी। हम लोग ये आशा लगाए हुए कि अप्रैल में हमारे ढेर सारे शहर टेकअप होंगे और आशान्वित रहना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं से अगर हम उसमें चुन के गए हैं तो नंबर तो आना है, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। क्योंकि 98 सिटीज का नंबर तो आना है। तो अप्रैल में जो दूसरी सूची आनी है तो उसमें निश्चित हमारे शहर होंगे। क्योंकि मैं देख रहा था उसमें कुछ कैपिटल सिटीज है, कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज है, कुछ रिलीजियस इंपोर्टेंस के सिटीज है, कुछ पोर्ट सिटीज है और कुछ एजुकेशनल और हेल्थ हब है। तो इसलिए हमारे पास सभी शहरों की कैटेगरी में हम लोग हैं। लखनऊ आता है तो कानपुर आता है तो बनारस ये आगे उम्मीद बनी रहेगी कि क्या पता आगे जा सकता। हाँ, क्या पता दूसरी लिस्ट में कुछ शहरों के नाम आ जाएं। अरुण प्रकाश जी, अब ये आप इस पर जरूर कंक्लूड कीजिए कि क्या अब ये कहा जाएगा कि बीजेपी ने सिर्फ अपने जहां जहां अपने राज्य में सरकार है उन्हीं शहरों को चुना है? क्या इस बात को कांग्रेस उठाएगी पुरजोर तरीके से? निश्चित रूप से अभिलाषा जी, हम इस बात को उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जो हकतलफी हो रही है, और ये मैं कह सकता हूं कि लगातार तमाम ऐसे बजट में, वित्तीय संसाधन में भारत की सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ कहता कटौती की है। तमाम उनके संसाधनों में, तमाम कहता पैसों में इसकी कटौती किया है भारत की सरकार ने। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारत की सरकार अगर ये सोच रही है कि अप्रैल में हम कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, जैसा उसने बिहार में किया था, लगातार मोदी जी कहते रहे हम इतने 1000 करोड़ रुपए बिहार को दे रहे हैं, बिहार की जनता ने समझा। और ये झूठ और जो बातें हैं, अगर धार्मिक सिटी के तहत बात की जाए तो राम और कृष्ण की धरती है उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध की धरती है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक कहता है कौन सा प्रदेश है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक दोहन का
काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के स्तर पर। जी। पूरे रामकृष्ण के नाम का शोषण करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और जवाब देना पड़ेगा जनता में। स्वयं काशी से आदरणीय मोदी जी हैं, मथुरा से हेमा मालिनी जी बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल राम और यही कृष्ण की यही धरती यही बातें पर चुभती है, अगर धार्मिक बात यही थी, बात चुभती है कि अगर क्यों नहीं औद्योगिक स्मार्ट नगरी सिटी की के बात लिए है, चुना गया। औद्योगिक नगरी उत्तर की जी, बात है, क्या इसका तो नुकसान हमारा होगा कानपुर बीजेपी है, को हमारा आने वाले अलीगढ़ इलेक्शन है, में? हमारा मेरठ है, बिल्कुल मुरादाबाद है। बिल्कुल 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 सर, समझ गई आपकी बात को। और यही बात भी चुभती है कि सबसे ज्यादा सांसद है, फिर क्यों नहीं चुना। उत्कर्ष जी, क्या इसका नुकसान होगा पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की हम अगर बात करें, और उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान होगा, और बिहार को भी नहीं चुना क्योंकि हार का सामना वहां करना पड़ा इस वजह से? देखिए अभिलाषा, मुझे जब चुनाव की और राज्यों के चुनाव की बात आती है ना, तो मुझे एक बहुत अजीब सी स्थिति में देखता हूं। स्मार्ट सिटी विकास, ये बातों में जरूर भाषणों के मुद्दे होते हैं, लेकिन जो बीते दिनों में हम लोकसभा चुनाव एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसके बाद राज्यों के चुनाव के भीतर वास्तविकता ये है, इसको दुर्भाग्य कहिए या भारतीय राजनीति का सच कहिए, कि चुनावों के मुद्दे कुछ और ही होंगे। तो पश्चिम बंगाल में भी स्मार्ट सिटी मुद्दा नहीं बनने जा रहा है। वहां पर मुद्दा हो सकता है कि मालदा और पूर्णिया और आसनसोल बन जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बनने जा रहा। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत वक्त है। इस एजेंडा को मुझे नहीं लगता कि बहुत तूल दिया जाएगा। हाँ, साइड मर्मरिंग के तौर पर ये सारे इश्यूज आरोप प्रत्यारोप के लिए जरूर लगते रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में हमारे मुद्दों साथ। की सूची में नहीं आने वाले। जी बिल्कुल, मुख्य सूची में ये नहीं होंगे और सिर्फ सियासत के लिए इन बातों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता का ही हुआ है। और अब आगे के लिए उम्मीद है कि शायद कुछ शहरों को शामिल किया जाए, सेकेंड फेज में शामिल किया जाए। सबसे ज्यादा सांसद हैं बीजेपी के, इसलिए उम्मीद भी केंद्र से है कि यूपी को स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन इस बार कम से कम पीएम ने स्मार्टनेस नहीं दिखाई और यूपी रह गया पीछे, एक भी शहर नहीं चुना गया। इसका मलाल रहेगा। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में जरूर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में यूपी का भी शहर हो, बिहार से भी हो और पश्चिम बंगाल से भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।